एवरीवन, दिस इज़ प्रतिभा शर्मा। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए हमारी आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, कहते हैं सपोज करो ये ना एक डीएवी स्कूल है, ठीक है, और आपको ना स्कूल में एडमिशन चाहिए। तो एडमिशन के टाइम पर जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको ले जाने ही पड़ते हैं, है ना। उसके बिना आपको एडमिशन लेनी मुश्किल हो जाती है। जब एक स्कूल में डॉक्यूमेंट्स का होना इतना नेसेसरी है, उसी तरीके से एक कंपनी में भी कहते हैं डॉक्यूमेंट्स का होना नेसेसरी है उसके फॉर्मेशन के दौरान भी। जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, हमारे प्रोस्पेक्टस हो गए, ठीक है। और उन डॉक्यूमेंट्स में से आज हम जिस डॉक्यूमेंट की बात करने जा रहे हैं वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो चलिए देखते हैं ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। लेकिन इससे पहले सबसे पहले थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको मिल जाए। कहते हैं एक कंपनी की फॉर्मेशन के लिए ना, एक कंपनी की फॉर्मेशन के लिए 4 स्टेज आती हैं। सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है? हमारी प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज में क्या होता है, देखो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है या कोई भी काम स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक आइडिया आता है ना। तो उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करना, दैट्स अ प्रमोशन स्टेज। जब प्रमोटर्स की हेल्प से अपने उस आइडिया को हम लोग रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं, वो क्या है? हमारी प्रमोशन स्टेज, ठीक है। सेकेंड स्टेज आएगी हमारी फॉर्मेशन स्टेज। इसमें क्या है, हम अपनी कंपनी के रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इन सभी जो डॉक्यूमेंट्स को हम लोग क्या है रजिस्टर्ड करवाते हैं। और जब ये डॉक्यूमेंट से रजिस्ट्रार जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है, तब वो हमें एक सर्टिफिकेट इशू करता है, जो कि हमारी थर्ड स्टेज है, दैट्स अ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसके बाद जो प्राइवेट कंपनी है वो तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू होने के बाद अपना काम स्टार्ट कर सकती है। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है उसको उस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के अलावा एक और सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। उसको ना इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट इशू करने के अलावा साथ में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है। तो याद रखना ये 4 स्टेज। सबसे पहले अपने जो आइडिया आता है उसको रियलिटी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं प्रमोटर्स की हेल्प से, दैट्स अ प्रमोशन स्टेज। उसके बाद अपनी कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू रजिस्टर्ड करवाया जाता है। जब एक रजिस्ट्रार जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है आपके डॉक्यूमेंट से, तब क्या है वो आपको इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट इशू करता है, जिससे हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन प्राइवेट कंपनी, अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उसको एक और सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जिसे कहते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। उस बिजनेस सर्टिफिकेट को इशू करने के बाद ही वो अपने बिजनेस के काम को शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थी थोड़ी बेसिक नॉलेज। चलिए हम अपना मेन टॉपिक करते हैं, दैट्स अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? ये तो आपको पता चले गया कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान, कंपनी के फॉर्मेशन के दौरान प्रिपेयर किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसमें क्या है, कंपनी के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी उसकी पावर्स हैं, क्या राइट्स हैं, कंपनी किस पर्पस के लिए बनाई गई हैं, ये सब चीज़ें इसमें मेंशन की जाती हैं। और जो चीज़ें इसमें मेंशन करी गई ना, उसके बियॉन्ड अगर आप लोग काम करते हो तो वो गलत माना जाता है। हाँ, लेकिन इतना है कि आप टाइम टू टाइम स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करवा कर अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करवा सकते हो, ठीक है। तो अब कहते हैं हर एक जो कंपनीज है ना, जो सेक्शन है ना 4 हमारा कंपनी एक्ट 2013 का, उसने अलग अलग कंपनीज के अकॉर्डिंगली ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट बताया गया है। टेबल्स में A to E टेबल्स हैं, जिसमें इस सेक्शन में, इस एक्ट में फॉर्मेट बताया गया है कि कौन सी कंपनी किस तरीके का MOA जो है वो प्रिपेयर करेंगी। तो चलिए वो फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट देखने से पहले ना आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कौन सी होती हैं, गारंटी कौन सी होती हैं, एंड अनलिमिटेड कंपनी कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब जिस शेयर होल्डर्स की जो लाइबिलिटी है ना वो लिमिटेड होती हैं। लिमिटेड कैसे होती हैं? सपोज करो एक कंपनी है, ठीक है, वो ना थोड़ी डूब रही है। वाइंडिंग अप के टाइम पे आपको पता है अपने क्रेडिटर्स को सारा का सारा पैसा वापस करना पड़ता है। मान लो उनकी ना 5 लाख रुपए की लाइबिलिटी बन गई कि उन्होंने पे करनी है अपने क्रेडिटर्स को। अब एक शेयर होल्डर है, उसने कंपनी में 2 लाख रुपए लगाए थे, ठीक है। अब ना वो 2 लाख से 1 रुपया ज़्यादा नहीं वाइंडिंग अप के टाइम पर देगा, चाहे बेशक 5 लाख रुपए की लाइबिलिटी बन रही है, वो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। जितना पैसा उसने लगाया है उससे 1 रुपये का फालतू नहीं वो देगा अपनी लाइबिलिटी को चुकाने के लिए कंपनी की, ठीक है। ये होगी लिमिटेड लाइबिलिटी।
अगर यही पार्टनर इसी शेयर होल्डर की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती तो 2 लाख रुपया तो वो इसमें से दे देता, जितना उसने पैसा लगाया था उसका अमाउंट उसने दे दिया, ठीक है। अभी भी बचा 3 लाख, तो वो उसको अपने पर्सनल एसेट्स में से, अपनी पर्सनल पॉकेट में से भी ला के देना पड़ेगा कंपनी के क्रेडिटर्स को पैसा देने के लिए। समझ में आई बात? जिस शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड है वो उसने जितना पैसा लगाया है बस, अगर उसने 2 लाख का लगाया है क्रेडिटर्स को देने के, चाहे लाइबिलिटी 5 लाख है, 6 लाख है, 7 लाख है, वो नहीं देगा 2 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा। लेकिन अगर उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो जितना जितना भी इसको इतना पैसा देने के बाद जितना भी रिमेनिंग बच जाता है वो उतना रिमेनिंग को पूरा करने के लिए वो अपनी पर्सनल पॉकेट में से भी पैसा ला के देना पड़े तो उसको देना पड़ेगा। यही फ़र्क है लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी में। अब हम बात कर लेते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें जो गारंटी में पता क्या होता है, लिमिटेड बाय गारंटी में इसमें जो मेंबर्स हैं ना वो शेयर्स नहीं खरीदते, इसमें शेयर्स का कोई लेना देना नहीं है। इसमें क्या है, इसमें तो शेयर्स की बात हो रही थी ना, इनमें तो शेयर्स के अमाउंट की, इसमें शेयर्स की बात नहीं हो रही, इनमें बात हो रही है गारंटी की। इसमें ना मेंबर्स होते हैं वो ना गारंटी देते हैं कि कंपनी के वाइंड अप के दौरान, जब कंपनी वाइंड अप होगी ना तो मैं गारंटी देता हूँ कि मान लो इसने गारंटी दे दी कि तब मैं आपको 2 लाख रुपया ज़रूर दूंगा। ये सिर्फ गारंटी दे देते हैं कि मेरी तरफ से कंपनी के वाइंड अप के दौरान आपको 2 लाख रुपया मिल जाएगा। फिर ये 2 लाख से ज़्यादा नहीं देगा क्योंकि लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड है कि इतनी गारंटी दे रहा हूँ वाइंडिंग अप के दौरान पे, चाहे आपको कल को 5 लाख की ज़रूरत पड़ गई, मैं आपको पहले गारंटी दे रहा हूँ मैं 2 लाख रुपये आपको ज़रूर दूंगा, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा आप मुझसे पैसा नहीं मांग सकते। इसमें सिर्फ वो गारंटी देता है, ठीक है। तो ये होगी लिमिटेड बाय गारंटी। अब इन तीनों का आपको डिफरेंस पता चल गया है। अब देखते हैं चलिए कि कौन सी कंपनी किस टेबल के अकॉर्डिंगली अपना जो है उसका फॉर्मेट प्रिपेयर करती है। सो टेबल ए में कौन सी कंपनी आएगी जिसके शेयर्स जो कि है शेयर्स इशू करती है और कौन से और जिसके शेयर होल्डर्स की जो लाइबिलिटी वो क्या है, लिमिटेड है। टेबल बी में कौन सी आएगी कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी है लेकिन वो शेयर्स को इशू नहीं करती, वो सिर्फ गारंटी देती है, शेयर्स इशू नहीं करती जो कंपनीज, वो टेबल बी के अकॉर्डिंगली अपना फॉर्मेट बनाएंगी। टेबल सी में कौन सी, जो कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी भी है, गारंटी भी देती हैं, शेयर्स भी इशू करती हैं, वो वाली कंपनीज टेबल सी में आएंगी। टेबल डी में जिन कंपनीज की लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी। एंड टेबल ई में कौन सी कंपनीज आती हैं जो जिनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है और वो शेयर कैपिटल भी इशू करती हैं। सो बस इसमें बेसिक आपको यही डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी गारंटी देती है, कौन सी शेयर इशू करती है, कौन से टेबल में इंक्लूडेड है, कौन से टेबल के अकॉर्डिंगली अपने फॉर्मेट को बनाती है, ठीक है। तो ये थे हमारे टेबल्स, फॉर्मेट था कि कौन सी कंपनी किस टेबल के अकॉर्डिंगली अपना फॉर्मेट बनाती है, और आपको ये पता होना चाहिए था कि लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी कौन सी होती हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं कंटेंट ऑफ द एमओए। एमओए के कंटेंट्स कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं हमारे नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल एंड एसोसिएशन क्लॉज। चलिए इन क्लॉज को एक एक करके समझते हैं। अच्छा मुझे बताइए, जैसे मेरा नाम प्रतिभा है, ऐसे आपका भी कोई नाम होगा, सबका कोई ना कोई नाम होता है ना। हमारा नाम क्या है, हमारी आइडेंटिटी है ना। ठीक उसी तरीके से अब कंपनी का कोई नाम तो होगा ना, उसकी आइडेंटिफिकेशन तो होगी ना। तो डेट्स अ नेम क्लॉज कि कंपनी का नाम, कंपनी अपना यहाँ पे नामकरण कर रही है, ठीक है। तो कहते हैं जो कंपनी का नेम है ना, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है ना, वो सेम नहीं होना चाहिए। सपोज एक ऑलरेडी ABC कंपनी है, अब दूसरे कंपनी का भी वही काम है तो वो सेम नेम नहीं रख सकती, ये गलत माना जाएगा, ठीक है। सेकंड, वो नाम जो है ना मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो किसी के रिलीजन को हर्ट करे, ठीक है, मतलब इस तरह सा कोई नेम नहीं होना चाहिए। और जो पब्लिक कंपनी है कहते हैं वो अपने नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड लास्ट में ज़रूर यूज़ करेगी, एंड जो प्राइवेट कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड एंड में यूज़ करेगी, ठीक है। सो नेम क्लॉज में इतना ही था। अब बात करते हैं हम अपने रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज की। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में क्या होता है कि अच्छा अब मुझे बताओ, कंपनी का नेम तो हो गया, अब कंपनी कहीं आप सिचुएट भी तो करोगे ना, कहीं तो वो होगी ना कंपनी, तो पता भी तो होना चाहिए कि कंपनी कहाँ पर है। तो यहाँ पे आप अपने स्टेट का नाम, अपने कौन स्टेट में कहाँ पर आपका ऑफिस रजिस्टर्ड है ना, उसका नाम आप यहाँ पर बताओगे। सपोज मेरी स्टेट कौन सी है, पंजाब, सपोज क्या है ही है ठीक है।
तो मैं क्या बोलूँगी कि पंजाब, मैं क्योंकि नवां शहर से हूँ, तो पंजाब नवां शहर में क्या है, मेरा ऑफिस रजिस्टर्ड है। मैं ये पूरा एड्रेस जो है जहाँ पे एग्जैक्टली जहाँ पर मेरा ऑफिस रजिस्टर्ड है, वो एग्जैक्ट लोकेशन, वो एग्जैक्ट स्टेट जो है, वो रजिस्ट्रार को रजिस्टर्ड करवाऊँगी कि यहाँ पर मेरी जो ऑफिस है वो है। सपोज़ करो अभी मुझे इतना तो पता है कि पंजाब में मैं अपना ऑफिस जो है वो खोल रही हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन में भी मैं कंफ्यूज हूँ, या नवां शहर होगा, जलंधर होगा, लुधियाना होगा, तो इट्स ओके, अभी मैंने इतना बता दिया कि पंजाब में होगा। लेकिन इनकॉर्पोरेट कहते हैं कि हम विद इन 30 डेज फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट जब हो गई, तो उसके 13 डेज़ के विद इन हम लोग अपनी जो एग्जैक्ट लोकेशन है ना, वो हम लोग रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट क्लाउज। ऑब्जेक्ट, अच्छा, अब कंपनी का चलो जी नाम भी पता चल गया, उसकी जगह भी हमें पता चल गई, कंपनी हमारी कहाँ पे एग्जैक्टली सिचुएटेड है वो भी आपने बताना है। ठीक है, ये ना आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है कि एग्जैक्ट लोकेशन यहीं पर है हमारी, आप गलत नहीं बता सकते। सपोज करो कल को चेकिंग हो गई, आपने बताया हुआ था कि मेरी ना एग्जैक्ट लोकेशन नवां शहर में यहाँ पर है, ठीक है, कल को चेकिंग हुई वहाँ पर कोई ऑफिस है ही नहीं, तो आप पर केस हो सकता है। इसलिए जहाँ पर आपका ऑफिस है एग्जैक्टली वहाँ लोकेशन आपको रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है। अब हम बात करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट की। अब कंपनी ने नाम भी रखा, ऑफिस पे खोला, किसी पर्पज़ के लिए तो खोला होगा ना उसने वो ऑफिस, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ऑब्जेक्टिव भी आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताना पड़ता है। और हाँ, जो ऑब्जेक्टिव आपने MOE में मेंशन करा है ना, उसके अलावा अगर आप कोई और काम करते हो तो वो गलत माना जाता है। इसलिए आपको पहले से ही क्लियरली मेंशन करना पड़ता है कि किस मेन पर्पज़ के लिए हम अपना बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ना आप कैसे मेंशन करते हो अपना मेन ऑब्जेक्टिव भी और अपना इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव भी। अब इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, आपके मेन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कोई काम अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आपको लगता है कि इन फ्यूचर आप कर सकते हो, तो वो पहले से ही मेंशन करो इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ना फोटोग्राफी का काम स्टार्ट कर रही हूँ, फोटो, ठीक है, अब मेरा मेन पर्पज़ क्या है, वेडिंग्स शूट करना लोगों की, ठीक है, उनकी प्री वेडिंग शूट करना या फिर वेडिंग शूट करना। मैंने अपना मेन ऑब्जेक्टिव बता दिया कि भाई मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा सॉरी, वो वेडिंग शूट करना रहेगा। ठीक है, चलो फॉर एग्जांपल एक ये पर्सन, एग्जांपल से इसलिए समझ में आएगा, इसने बोला कि फ़ोटोग्राफी का हमारा बिजनेस होगा, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है वेडिंग्स को शूट करना। इसने ना मेमोरेंडम में सिर्फ इतना ही मेंशन करा कि वेडिंग शूट करनी है, वेडिंग्स वगैरह शूट करनी है, लोगों की मान लो बर्थडे पार्टी शूट करनी है, बस शूटिंग तक का ही काम बताया। ठीक है, इन फ्यूचर इसने सोचा क्यों ना यार मैं अपने एल्बम्स वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह को सेल भी करना शुरू कर दूँ, एक्सपेंड करने के लिए कि एक मेरे काम से रिलेटेड ही है, मैं इन चीज़ों को सेल भी करना शुरू कर दूँ, मैं कैमरास बेचना शुरू कर दूँ, मैं साथ में मतलब थोड़े एक्सेसरीज को बेचना शुरू कर दूँ, होलसेलिंग में बेच लूँ, है ना। अब यहाँ पड़ जाएगा पंगा, क्यों, क्योंकि इसने तो सिर्फ इतना ही मेंशन करा था, ये तो एक्स्ट्रा काम करने लग पड़ा जो कि उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन ही नहीं था, तो यहाँ पे वो इलीगल माना जाएगा। दैट्स अ पॉइंट कि आपको इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव मेंशन करते हो आप साथ में लिख सकते हो कि मेन ऑब्जेक्टिव तो भाई हमारे लोगों की शादियों को शूट करना है, लेकिन हम एक्स्ट्रा इंसिडेंटल ये भी हो सकता है कि आगे चल के हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए फोटोग्राफी के सामान को होलसेलिंग का काम भी शुरू कर सकते हैं। ये हो गया इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव। अब ये वाला पर्सन मान लो होशियार था, इसको पता था फ्यूचर में मैं तो भाई थोड़ा बिजनेस एक्सपेंड करूंगा ही, मैं आगे जाके होलसेलिंग का काम भी स्टार्ट कर सकता हूँ, तो इसने ना पहले ही इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव में इस बात मेंशन कर दी थी, था तो मेन काम के रिलेटेड है, इसने पहले मेंशन कर दी। पहले मेंशन करने से क्या हो गया, कल को अगर अब ये नया काम ये स्टार्ट कर भी रहा है तो कोई इसको इलीगल नहीं मानेगा। क्यों, क्योंकि इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसने ये बात बताई हुई थी। ठीक है, इन शॉर्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो ऑब्जेक्टिव बताया उसके बियॉन्ड करते हो तो वो गलत माना जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है फ्यूचर में आपको कुछ चेंजेस लाने चाहिए इस क्लॉज में या फिर किसी भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज में, तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करवा के चेंजेस करवा सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं बात लाइबिलिटी क्लॉज की। ओके, ये लाइबिलिटी क्लॉज तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी है शुरू में कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी कौन सी किस क्या होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड गारंटी। या शुरू में जो आपको एक बार अगर नहीं भी समझ आई तो दोबारा वीडियो को देख लेना। तो ये मैंने तीनों पॉइंट्स शुरू में एक्सप्लेन करके बताए हैं आपको फॉर्मेट के टाइम पर, तो ये आपको वहाँ से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम करते हैं कैपिटल क्लॉज। अब मुझे कंपनी के
कंपनी देखो इसको ना ऑथोराइज्ड कैपिटल एंड नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। ऑथोराइज्ड क्यों? क्योंकि कैपिटल कॉस्ट क्या आप लोग रजिस्टर्ड करवा रहे हो एमओए में, इसमें पता क्या है, आप लोग मैक्सिमम बताओगे कि हमारी कंपनी जितना चिर के लिए सर्वाइव कर रहे हैं ना, आप मैक्सिमम कितना शेयर्स के अमाउंट जो है रेस करोगे, कितने अमाउंट लोगे, वो मैक्सिमम अमाउंट आपको बतानी पड़ती है। सपोज आपने ना 2 करोड़ बताई है कि मैक्सिमम मैं 2 करोड़ तक का जो है पैसा वो रेस करूँगा, तो इस लिमिट से ज़्यादा नहीं आप कर सकते, ठीक है। और आपको सिर्फ टोटल अमाउंट ही नहीं बताना, आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स, कितने पर उसकी क्या फेस वैल्यू होगी, ये बात आप एक्सप्लेन करके बताओगे कि मैं 2 लाख शेयर्स जो हैं 100 रुपये के हिसाब से, मतलब इस तरीके से आपको सारा बताना पड़ता है, आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है कि मैं अपनी कंपनी के लिए इतना शेयर्स रेस करूँगी, जब तक मेरी कंपनी सर्वाइव कर रही है मैक्सिमम मैं 2 करोड़ तक का लूँगी, ठीक है। जिस नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने होंगे, उसकी क्या फेस वैल्यू होगी, इस कितने, अब सब चीज़ें पहले ही आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करते हो और इसके बियॉन्ड आप लोग नहीं काम कर सकते। मैं फिर से बताती हूँ, हाँ अगर आपको कोई अल्ट्रेशन करवानी है, कोई चेंजेस करवानी है तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करवा के कर सकते हो। और इसे ऑथोराइज्ड कैपिटल क्यों कहते हैं? क्योंकि आप रजिस्टर्ड करवा रहे हो अपनी मैक्सिमम कैपिटल, अपनी मैक्सिमम लिमिट कि कितना एक कंपनी क्या है रेस करेगी, ठीक है। उसमें आपको उसके नंबर ऑफ़ शेयर्स और शेयर्स की कितनी आप फेस वैल्यू रखोगे, ये सब बातें सॉरी आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है एसोसिएशन क्लॉज। ये जो क्लॉज है ना कंफर्मेशन है। अब चलो जी आपने लाइबिलिटी भी सेट कर ली, आपने कैपिटल भी सेट कर ली, ऑब्जेक्टिव भी हो गया, नामकरण भी हो गया, ठीक है, आपने ऑफिस भी सेलेक्ट कर ली। अब ना ये कंफर्मेशन कि ये जो पर्सन्स हैं ना, कि ये मान लो सभी पर्सन्स हैं, सभी जो मेंबर्स हैं ये मिलके इस कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं, इन सभी के सिग्नेचर, ये कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ हम सभी मिलकर क्या है कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं और हम सभी क्या इस कंपनी के पार्ट हैं, ठीक है। ये तो जैसे मैंने आपको बोला था कि कोई भी जो कंपनी है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ना बियॉन्ड नहीं काम कर सकती। एक लिमिट होती है कि जो जो चीज़ें आपने इसमें मेंशन करी है उतना ही आपने काम करना है, ठीक है। अगर आप बियॉन्ड काम करते हो तो उसको अल्ट्रा वायरस माना जाता है। ये देखिए उसको अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। बियॉन्ड कैसे? अब बियॉन्ड कैसे? कैपिटल मान लो आपने बताई थी 2 करोड़ तक की कि हम तो मैक्सिमम 2 करोड़ ही रेस करेंगे, आप 3 करोड़ कर रहे हैं, ये बियॉन्ड द पावर माना जाएगा, ये गलत माना जाएगा, ठीक है। आपने अपना ऑब्जेक्टिव सिर्फ वेडिंग शूट तक का बताया था, होलसेल वाला अपने पॉइंट मेंशन नहीं करा था तो वो गलत माना जाएगा। आप माना जाएगा कि आपने अपने जो इतना ऑब्जेक्टिव बताया था उसके आगे बियॉन्ड जाकर आप काम कर रहे हो तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। ये बात होती है कि अपने काम अपने क्लॉज के बियॉन्ड जाना, अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताई बातों से बियॉन्ड जाना, जो कि गलत माना जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, मतलब बियॉन्ड पार, अपनी चादर से आगे जाकर पैर को पसारना, ठीक है, जो कि गलत माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये थे हमारे डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ये था हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारी कंपनी की फॉर्मेशन के लिए। तो आई होप आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच।